हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो हमारे AQTU यूनिवर्सिटी का एक सब्जेक्ट है सिविल ब्रांच का, उसको हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, हम इस समय जो पेपर सॉल्व करें वो दोस्तों है 19-20 का, और हम यहाँ पे पहला पेपर सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, इस PDF में या फिर इस सीरीज में हम आपको 2 प्रीवियस ईयर पेपर और प्लस एक सैम्पल पेपर हम आपको सॉल्व करवाने वाले हैं, जिसका आप PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और हम यहाँ पे आपको वीडियो के द्वारा आप उसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए हम चलते हैं, आज को शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था सेक्शन बी के बारे में। जो हमने यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे यहाँ पे सेक्शन बी के। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा प्रत्येक क्वेश्चन 5 में से हमको 3 करने होते थे, जिसमें हमारा प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर का होता था। टोटल मिलाकर हमारा सेक्शन बी से 21 नंबर यहाँ पे मिलने थे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या है सेक्शन सी में। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन सी में आप देख रहे हैं यहाँ पे हर एक अथवा यहाँ पे 2 का क्वेश्चन। दोस्तों, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 3 आएगा तो यहाँ पे दोनों के बीच में आर होगा, या तो आपको क्वेश्चन 3 का ए करना है या फिर क्वेश्चन 3 का बी करना है। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन 4 का आएगा या फिर यहाँ बीच में रहेगा आर, आपको क्वेश्चन 4 का ए करना है फिर क्वेश्चन 4 का बी करना है। इसी प्रकार आपको यहाँ क्वेश्चन 5 का आएगा 2 में से किसी एक को करना है, मतलब आपको इन दोनों में से 7 नंबर किसी एक करके पाना है। इसमें से आपको 7 मार्क्स किसी एक क्वेश्चन को करके पाना है। इस प्रकार यहाँ भी आपको 7 मार्क्स करके पाना है किसी एक क्वेश्चन को द्वारा। इस प्रकार 6A का भी ये 7 मार्क्स का है, जिसमें से दोनों में से कोई एक करना है। और यहाँ भी क्वेश्चन 7 का आता है, इसमें 7 मार्क्स का है, आपको इनमें से कोई एक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 35 मार्क्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आप 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर हम बात करें सेक्शन सी, अगर हम पूरा कवर कर लेंगे तो यहाँ पे आपको बड़ा टाइम लग जाएगा और उसके लिए वीडियो लंबा हो जाएगी। इसलिए हम दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सेक्शन सी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगले दिन हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपको जो भी क्वेश्चन देखना होगा, अगर स्पेसिफिक वो क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे और उसके सामने टाइम पर क्लिक कर देंगे तो आप तुरंत उस वीडियो को देख पाएंगे। और दोस्तों, आज हम जहाँ तक उम्मीद है बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 5A, लगभग आधा आज हम कवर कर लेंगे इसका, और आधा हम बात करेंगे अगले दिन। तो आइए दोस्तों, आज देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन होगा, क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ सीमेंट एंड एक्सप्लेन द एयर इंटेनिंग सीमेंट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सीमेंट के टाइप बताने हैं और यहाँ पे हमको एयर इंटेनिंग सीमेंट क्या होता है उसके बारे में हमको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हम और आगे की बात करें क्वेश्चन 3B की, तो यहाँ पे बोला गया है, डिस्क्राइब द सीव एनालिसिस टू डिटरमाइन द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट। हम एग्रीगेट के फाइनेस्ट मॉडुलस को सीव एनालिसिस द्वारा कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कैसे पता कर लगाते हैं फाइनेस्ट मॉडुलस को, उसके बारे में हमको यहाँ पे पता करना है। फिर क्वेश्चन 4 यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट द एडवांटेज ऑफ एडिशन ऑफ पोजलाना एज एडमिक्सचर। जी हाँ दोस्तों, हम सीमेंट में पोजलाना को एडमिक्सचर की तरह यूज करते हैं, तो उसके एडवांटेज क्या हमको मिलते हैं उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे 4B का क्वेश्चन है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 3 में से केवल एक ही करना है, 2 में से आप ध्यान दीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने, लेकिन हमारा तो पेपर सॉल्व करने का है तो हम पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा आता है 4B का, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल ए मेटाकोलिन। अब ये दोस्तों कौन सा मटेरियल है, आप अभी नया होगा तो आप समझ पाएंगे, अभी ये वीडियो हम बात करेंगे। और ऑन कंक्रीट प्रॉपर्टीज, कंक्रीट प्रॉपर्टी में इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसके बारे में बात करेंगे। 5A की बात करें तो व्हाट डाटा रिक्वायर्ड फॉर मिक्स प्रोपोर्शनिंग एंड एक्सप्लेन टारगेट मीन स्ट्रेंथ, ये दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतने में हमारा जो 30 मिनट या 20 मिनट लगने वाला हो जाएगा। अगर टाइम बचा 30 मिनट से वीडियो कम होता है तो हम इसको भी कवर कर लेंगे 5B को। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 5B, व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन कंक्रीट, कंक्रीट में पानी की महत्व क्या है उसको हम बात करेंगे। और एक्सप्लेन द व्हाट आर द सोर्स ऑफ एग्रीगेट, और साथ में सोर्स एग्रीगेट के सोर्स क्या है उसको भी हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो संभावना है इस वाले की, नहीं तो हम इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हम सेक्शन 3 का पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो क्वेश्चन पहला है वो है क्वेश्चन 3 है, क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ सीमेंट एंड एक्सप्लेन द एयर इंटेनिंग सीमेंट। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पे सीमेंट के क्लासीफाई करेंगे, सीमेंट को टाइप्स कितने होते हैं, और एक्सप्लेन द एयर इंटेनिंग, और इसको हम देखेंगे क्या होता है एयर इंटेनिंग सीमेंट। दोस्तों, आप इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मैंने बताया 2 प्रीवियस ईयर पेपर और एक सैम्पल पेपर आपको मिल जाएंगे, और आराम से उसको पढ़ करके आप अच्छे क्वेश्चन पेपर में अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं पहले आंसर में। पहले हमारा आता है टाइप्स ऑफ सीमेंट। तो उसमें हमारे बहुत सारे टाइप्स ऑफ सीमेंट होते हैं, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग टाइप मिल जाएंगे। तो लेकिन हमको जनरल यहाँ पे अगर 7 मार्क्स का तो कम से कम 10 सीमेंट टाइप्स जरूर लिखने हैं। 10 कितने 7 मार्क्स का है तो हमको 10 मिनिमम लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन इन्वॉल्व है। अगर आपको केवल यही पूछा गया होता तो कम से कम आपको 15 टाइप लिखने होते हैं। आइए हम बात करते हैं जनरल टर्म में क्या क्या होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे क्या आता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसमें आपको 3 ग्रेड मिलते हैं, एक 33 ग्रेड का, एक 43 ग्रेड का और 53 ग्रेड का। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा 33 ग्रेड क्या है,
कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है कितने दिन बाद, 28 दिन बाद किसका, कंक्रीट का। इसी तरह 43 28 दिन के बाद उसका सामर्थ्य है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, और इसका इसी तरह 53 भी। इसी हिसाब से हम इसको ग्रेड में क्लासीफाई किए हैं। अब दोस्तों बात आती है सेकंड में, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आती है, ये भी होता है हमारा। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है, ये हमारा सेकंड अदर टाइप हो जाता है। फिर लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट होता है दोस्तों, इसका यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ हमको मास कंक्रीटिंग करनी होती है, क्योंकि अगर हम रैपिड हार्डनिंग यूज करेंगे या फिर कोई अलग यूज करें तो वहाँ पे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलेगी, जिस कारण उसमें क्या होगा, श्रिंकेज हो जाएगा, फिर उसमें क्रैक्स उत्पन्न हो जाएंगे। अब बात आता है पाँचवें में, हमारा बात आती है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट होता है। उसके आगे हमको पोर्टलैंड पोजलाना भी सीमेंट मिल जाता है दोस्तों। यहाँ देखिए पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट, इसमें दोनों में दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसको पढ़ लेंगे बुक से। अब आते हैं सातवें में, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट होता है यहाँ पे, जो हमारे सल्फेट रेजिस्टिंग, यहाँ पर सल्फेट इन्वायरमेंट होती है, वहाँ पे जहाँ सल्फेट की मात्रा दी होती है वहाँ पे इसको यूज करते हैं। फिर आठवां आता है पोर्टलैंड सीमेंट। नौवां है हमारा वाइट पोर्टलैंड सीमेंट। दोस्तों सीरियल आपका आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा नाम याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी। 10th हमारा हो जाता है कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट। फिर हमारा हाइड्रोफोबिक सीमेंट, जो हमको जल में, जिसको हम जल में करते हैं। आप यहाँ पे आता है हाई एल्यूमिना सीमेंट, सुपर सल्फेट सीमेंट। दोस्तों देखिए सल्फेट रेजिस्टिंग और सुपर सल्फेट सीमेंट अलग अलग होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, बुक में एक बार प्रेफर कर लीजिएगा। और चौथी की बात करें दोस्तों, यहाँ पे इफ्सल टाइप्स ऑफ सीमेंट, इनमें कौन कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, एयर इंटेनिंग सीमेंट, एक्सपेंसिव सीमेंट और आयल वेल सीमेंट। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ सीमेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें से हम आज बात करने वाले भी पूछा भी था कि एयर इंटेनिंग सीमेंट क्या होता है, तो हमको इसके बारे में भी डिटेल से बात करनी है। तो आइए हम बात करते हैं एयर इंटेनिंग सीमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है, दिस सीमेंट इज मेड बाय मिक्सिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एयर इंटेनिंग एजेंट विथ ओपीसी क्लिंकर एट द टाइम ऑफ ग्राइंडिंग। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमारा ओपीसी सीमेंट होता है, फिर ओपीसी सीमेंट जब तैयार करते हैं तो इसके लिए हम क्लिंकर को पिसाई करते हैं। तो इसी समय हम यहाँ पे एयर इंटेनिंग एजेंट डाल देते हैं, मतलब कुछ ऐसे एडमिक्सचर डालते हैं जो इसमें क्या करता है, जिसको हम वाटर में मिक्स करते हैं तो उसमें थोड़े थोड़े एयर निकलते हैं, बुलबुले निकलने लगते हैं, एयर बबल्स स्मॉल प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा एयर गैप आ जाता है, जब उसकी हमारी वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। इसको कब करते हैं दोस्तों, जब हम इसको क्लिंकर को पीस रहे होते हैं तब। ये क्या करता है, इट ऑफर्स गुड वर्केबिलिटी, मतलब ये क्या करता है, वर्केबिलिटी को बढ़ाता है या फिर वर्केबिलिटी में अच्छा काम देता है। थर्ड, इसके एडवांटेज की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे इसको बात करते हैं, इट इज हैविंग लेसर इन फाइनल सेटिंग टाइम एज कम्पेयर टू एन ओपीसी। क्या करता है, ओपीसी से हमारा जो फाइनल सेटिंग टाइम हो कम होता है इसका, क्योंकि ड्यू टू विच ऑफर रेजिस्टेंट टू फ्रीजिंग एंड थ्राविंग, जिसी कारण क्या होता है, ये हमारे फ्रीजिंग एंड थ्राविंग के रेजिस्टेंस रजिस्ट कर पाता है इसको, क्योंकि इसकी क्या होती है, फाइनल सेटिंग टाइम कम होती है। और ये मत सोचिए कि दोस्तों जितने भी सीमेंट की फाइनल सेटिंग टाइम कम होती है वो सभी करते हैं, नहीं दोस्तों, इसका अपना अलग प्रॉपर्टीज है, उसके अकॉर्डिंग कर पाती है। फोर्थ हमारा होता है सम ऑफ द एयर इंटेनिंग एजेंट्स आर, कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पे एल्कलीज साल्ट ऑफ वुड रेजिन, क्या होता है, एल्कलीज साल्ट ऑफ वुड रेजिन। भी हम देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है दोस्तों एयर इंटेनिंग एजेंट के, सिंथेटिक डिटर्जेंट ऑफ द एल्किल एरिल सल्फेट टाइप, ये दोस्तों एक कंपाउंड है एल्किल एरिल सल्फेट, तो यहाँ पे उसका सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है, उसका भी हम काम, फिर उसका भी हम यूज एयर इंटेनिंग एजेंट के रूप में कर पाते हैं। अगला सी आता है दोस्तों कैल्शियम लिग्नोसल्फेट, ये भी दोस्तों एक नया नाम है, लेकिन इसका भी यूज हम एयर इंटेनिंग एजेंट में करते हैं। अगर आगे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आता है इट प्रोड्यूस टफ, मतलब कि कठोर, टिनी एंड डिस्क्रीट नॉन कोहेसिव एयर बबल्स एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग इन द बॉडी ऑफ कंक्रीट विच विल मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक कंक्रीट विद रिस्पेक्ट टू वर्केबिलिटी, सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब इसको मिक्स करते हैं तो हमें टफ छोटे छोटे बुलबुले निकल आते हैं, जो नॉन कोहेसिव होते हैं, मतलब कि एक दूसरे से चिपकते नहीं, ताकि वो अलग अलग जगह मौजूद हो जाएं। अगर एक जगह पे हो जाएंगे, कोहेसिव रहेंगे, तो क्या होगा, ये छोटे छोटे बबल मिला के बड़ा बबल मिला लेंगे, जिसका हमारा कंक्रीट क्या हो जाएगा, वो क्रैक्स हो जाएगा, फिर उसमें बड़ा बबल फॉर्म हो जाएगा, जिसका उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या करता है, मिक्सिंग टाइम के जब हम कंक्रीट मिक्स करते हैं तब यहाँ पे बबल फॉर्म होता है। अब यह क्या करता है, प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर देता है, किसकी प्रॉपर्टीज को, प्लास्टिक कंक्रीट, मतलब कि कंक्रीट के प्लास्टिक प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है, और क्या कर देता है, उसको कंक्रीट को वर्केबिलिटी बना देता है, और सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग से क्या करता है, रोकता है, किसको, कंक्रीट को। तो ये हमारी बात आती है एयर इंटेनिंग सीमेंट की। दोस्तों इस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और अपना 7 मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर पाएंगे। अब दोस्तों इसके दूसरा क्वेश्चन था 3A और 3B में, किसी कोई एक करना था, तो अब यहाँ पे 3B की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 3B, डिस्क्राइब द सीव एनालिसिस टू डिटरमाइन द फाइनेंस मॉडुलस ऑफ द एग्रीगेट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी सीव एनालिसिस को उसका फाइनेंस मॉडुलस याद करते हैं। जिस प्रकार आप सॉइल का करते हैं दोस्तों, उसी तरह हमारे एग्रीगेट का बोलते हैं, बस चेंज यही रहता है कि उसकी जो सीव साइज होती है वो अलग होती है। अभी हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए, सीव एनालिसिस हेल्प्स टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट। दिस इज डन बाय द सीविंग ऑफ द एग्रीगेट्स एज पर IS 2386 पार्ट 1 1963। अब क्या होता है दोस्तों, ये हमको
पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रदान करती है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, एग्रीगेट हो या सैंड हो या फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, उसको साइज के साथ हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा कोर्स एग्रीगेट है और दूसरा वाला हमारा फाइन एग्रीगेट है। और ये किसके IS द्वारा कोड दिया होता है, ये होता है हमारा IS कोड, जैसे हमारा है IS 2386 पार्ट 1 1963 के अकॉर्डिंग। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं अलग अलग स्टैंडर्ड सिव की जो हमारे IS कोड में दिए गए हैं। तो इन दिस वी यूज डिफरेंट साइज सिव एज स्टैंडर्डाइज्ड बाय द IS कोड एंड द एग्रीगेट थ्रू द देम एंड दस कलेक्ट डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल लेफ्ट ओवर द डिफरेंट सिव। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पे अलग अलग सिव की साइज को यूज करते हैं, उसमें हम इसको करते हैं, उसके बाद इसको सिव करते हैं। अब यहाँ को होगा क्या होगा, अलग अलग सिव पे अलग अलग मैटर, अलग अलग एग्रीगेट जिनका वेट अलग अलग होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे, रुक जाएंगे, उसके द्वारा हम यहाँ पे सिव एनालिसिस करते हैं। अगर हम बात करें कौन कौन से अपैरेटस यूज होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला हमारा अपैरेटस यूज होता है IS सिव्स। दोस्तों यहाँ पे IS क्यों लगा, नहीं तो आपका घर वाली चालनी भी लेकर के उसमें एग्रीगेट पता करने लगेंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है। IS सिव्स क्या होता है, उसमें हमारी जो उसकी डायमेंशन है, जो उसके पोर्स की एरिया जो है वो एक स्पेसिफिक होता है और स्पेसिफिक साइज होती है उसकी, इसलिए यहाँ पे IS सिव्स यहाँ पे प्रीफर करते हैं। नहीं तो आप क्या करिए, देखिए घर में एक आटा चालने के है, एक मैदा चालना, एक सूजी चालने के लिए है, उसका आप यूज कर लें अपने सैंड को डिस्ट्रीब्यूट करने में या फिर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे उसकी साइज क्या क्या है दोस्तों, 80 mm, 63 mm, 50 mm, 40 mm, 31.5 mm, 25 mm, 20 mm, 60 mm, 12.5 mm, 10 mm, 6.3 mm, 4.75 mm, 3.35 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 600 माइक्रोमीटर और 300 माइक्रोमीटर, 150 माइक्रोमीटर, 75 माइक्रोमीटर। दोस्तों आप तो पगला गए होंगे, कहेंगे सर इतने सिव यूज होते हैं। जी दोस्तों नहीं, इसमें से कुछ यूज होते हैं क्योंकि कुछ कोर्स एग्रीगेट के लिए होते हैं, कुछ फाइन एग्रीगेट के लिए, तो इसलिए वहाँ पे अलग हो जाता है। अब अगर 4.75 है, इसके ऊपर के लिए हम क्या करते हैं कोर्स एग्रीगेट में, फिर उसके बाद हमारी फाइन एग्रीगेट आ जाती है, इस प्रकार हम यहाँ पे सैंड के लिए भी यूज करते हैं। अब इसको सॉइल मैकेनिक्स में आप इसको अच्छी तरह से पढ़े भी होंगे क्योंकि वहाँ भी क्वेश्चन भी आता है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी हम यूज करते हैं इसके एग्रीगेट के लिए। अभी क्या करते हैं, इसमें जो अपैरेटस यूज होता है वो तो सिव हो गया, एक होता है हमारा बैलेंस या फिर स्केल, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं वेट नापते हैं किसका, एग्रीगेट का। तो यहाँ बैलेंस आर स्केल विथ एन एक्यूरेसी टू मेजर 0.1%, उसकी कितनी होगी 0.1% तक उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए जो ताकि वो चेस्ट सैंपल को नाप सके। इसका प्रोसीजर क्या होता है उसको भी देखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ बात किया है कि डिफाइन करना, मतलब कि उसको एक्सप्लेन करना है सिव एनालिसिस को, इसलिए हमको सारी प्रोसेस को यहाँ पे करना होगा। अब यहाँ पे आती है प्रोसीजर टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीगेट। पहला हमारा हो गया द टेस्ट सैंपल इज ड्राइड टू ए कंस्टेंट वेट एट अ टेम्परेचर ऑफ 110 डिग्री सेंट ±5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वेट। अब इसमें क्या करते हैं, किसी एक वेट को लेते हैं, किसी एग्रीगेट के एक सिंपल वेट को ले लेते हैं, उसको क्या करते हैं एक टेम्परेचर कंस्टेंट टेम्परेचर या फिर इसको 110 सेंटीग्रेड पर 5 डिग्री सेंट कम या ज़्यादा हो सकता है, उसको क्या करते हैं टेम्परेचर कर मतलब उसको सुखाते हैं। फिर उसके बाद हम पूरे सैंपल का हम क्या कर लेते हैं वेट कर लेते हैं कितना है। फिर याद बात आती है सेकंड में, तो सैंपल इज सीव्ड बाय यूजिंग अ सेट ऑफ IS सिव्स। उसके हम फिर जो हमने अभी बताया सिव्स में उसको बड़े वाले ऊपर लगाते हैं, फिर उससे फाइन लगाते हैं, फिर उससे फाइन, इस बार हम यहाँ पे लगाते हैं, नीचे लास्ट में हम क्या लगाते हैं पैन लगाते हैं, फिर उसको हम सेट करते हैं और उसमें हम उसको सीव करते हैं। सीव कैसे किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे एक मैकेनिकल वाइब्रेटर होता है, उसके द्वारा हम उसको सीविंग प्रोसेस होती है। अब इसको लैब में आप इसका प्रैक्टिकल भी किए होंगे। तो यहाँ पे बात आती है थर्ड में, क्यूमुलेटिंग वेट पासिंग थ्रू ईच सीव्स इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल सैंपल वेट। अब यहाँ पे दोस्तों हमको क्यूमुलेटिव वेट यहाँ पे निकालना होता है। अभी हम आप बात करें क्यूमुलेटिव वेट कैसे निकाला जाता है और क्या होता है, और जितना उसके किससे निकाला जाता है, हर सैंपल पर, मतलब कि जितना यहाँ पे वेट रुका हुआ है, हर सीव पे जितना वेट रुका हुआ है उसका सैंपल वेट को ले लेकर के उससे हम क्यूमुलेटिव वेट निकालते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, फाइनेंस मॉडुलस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग कैलकुलेटिंग परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट रिटेंड ऑन ईच सीव्स। मतलब जितना भी ईच सीव्स में रुका है सभी परसेंटेज में, सभी क्यूमुलेटिव परसेंटेज जितने रुके हैं हमारे हर सीव में उसको हम ऐड करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है फाइनेंस मॉडुलस। आइए हम दोस्तों यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है उसको हम देख के समझ पाते हैं, जिस प्रकार आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से हम यहाँ पे निकालते हैं फाइनेंस मॉडुलस। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हम कुछ सीव लिए हैं, देखिए कौन कौन सीव लिए हैं, 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन और यहाँ पे 150 माइक्रोन, और लास्ट में हमने क्या ले लिया, पैन ले लिया। अब हमने क्या किया दोस्तों, एक 1000 ग्राम का, कितना 1000 ग्राम का यहाँ पे एग्रीगेट लिया और उसको हमने क्या किया, इस वाले में हमने उसको डाला, किसमें, फर्स्ट पहले ऊपर वाले में 4.75 mm में। अब क्या होगा, जो 4.75 mm से कम होंगे वो नीचे चले जाएंगे, फिर जो 2.36 से कम होंगे 1.18 mm वाले सीव में चले जाएंगे, फिर वो इसके नीचे चले जाएंगे, फिर जो जितने पार्टिकल्स छोटे होंगे अगर इससे बड़े हुए 1.18 से बड़े हुए तब तो यहाँ पे रुक पाएंगे,
अगर वो 2.36 से बड़े हो गए तो यहाँ पर रुक जाएंगे, अगर 4.75 से बड़े होंगे तो यहाँ पर रुक जाएंगे, अगर उससे छोटे हुए हैं तो नीचे तक चले जाएंगे और लास्ट में यहाँ पे पैन में रुक जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेट रिटेंड ग्रीन ग्राम्स। अब हमने देखा उसको सीव किया, देख रहे हैं कि किस सीव पे कितना वेट रुका हुआ है। तो यहाँ पे हमने देखा 4.75 mm पे 12 ग्राम रुका, फिर यहाँ पे 21.5 ग्राम रिटेन हुआ, फिर 1.18 ग्राम यहाँ पे रिटेन हुआ, रुका हुआ है 140.5 ग्राम। फिर 600 माइक्रोमीटर की सीव होती है, उस पर हमने देखा 318.5 ग्राम यहाँ पे रुका, फिर यहाँ पे 409 ग्राम यहाँ पे रुका हुआ है, फिर 150 ग्राम 86.5 माइक्रोग्राम यहाँ पे 150 माइक्रोन के सीव पे रुका हुआ है, और लास्ट में 11 ग्राम हमारा जो है 11 ग्राम पैन पे रुका हुआ है। ये सारी चीज़ें हमको डाटा मिली दोस्तों। इसके बाद हमको यही मिलेगा, उसके बाद हमको सारी चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करनी होगी। अब यहाँ बात करें कितना परसेंटेज ऑफ वेट रिटर्न हुआ। अब बात करें अगर यहाँ पे कितना परसेंटेज रिटर्न हुआ तो परसेंट में इसको चेंज करेंगे। तो टोटल अगर हम बात करें परसेंटेज में, तो टोटल अगर हम बात करें तो हमारा यहाँ पे रुका कितना है 12। अगर हम इसको बात करें टोटल के पहले कितना लिए थे 1000 ग्राम लिए थे। अगर हम इसको परसेंटेज में चेंज करना चाहें तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 1.2। तो यहाँ पे वही 1.2 लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। इसी प्रकार हम यहाँ पे 2.36 का अगर परसेंटेज वेट निकालेंगे कितना रुका हुआ है तो आएगा 2.15। इस प्रकार यहाँ पे 14.05, 31.85, 14.9, 8.65 एंड लास्ट में आ जाएगा 1.1। समझ में आ गया दोस्तों किस प्रकार हम परसेंटेज वेट निकालते हैं। क्या किए हम यहाँ पे कितना वेट हमारा रुका हुआ है, टोटल हम सॉइल सैंपल कितना लिए हुए थे मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे हमने कर दिया। अब दोस्तों बात आती है कुमुलेटिव ऑफ वेट रिटर्न। कुमुलेटिव क्या हुआ, अब दोस्तों हमने बताएं ये क्या होता है। मान लीजिए पहले हमारा 4.75 mm का हमने लिया था, तो कितना रुका 1.2%। जब हमने 2.36 का देखा तो मतलब कि हमने ये दोनों सीव का देखा कितना, मान लीजिए ये हमारा क्या है सीव है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा 4.75 का है, यहाँ पे हमारा 2.36 का है। अब हम जब इसकी बात करेंगे तो इसके ऊपर कौन सा वेट आएगा, ये वाला भी आएगा और ये वाला भी आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे जब निकालते हैं तो कुमुलेटिव वेट रिटर्न निकालते हैं, मतलब कि इस सीव के ऊपर कितना वेट रुका हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, एक तो 1.2 आ जाएगा, एक 2.15 आ जाएगा। तो मतलब टोटल मिला करके यहाँ पे आता है 3.35। अब हमने किया इसको यहाँ पे ऐड कर दिया और हमारा ये निकल आया। इस प्रकार हम इसको प्रकार से कुमुलेटिव वेट रिटर्न निकाल लेते हैं। या फिर आप क्या करिए, इसके ऊपर वाला सारा ऐड कर दीजिए और उसके सामने लिख दीजिए। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे 2.36 का निकालना था तो यहाँ पे 2.15 प्लस 1.2 ऐड कर दिया। अगर हम दोस्तों 4.75 का निकालें तो इसके ऊपर कोई नहीं है, केवल है जो 1.2% यहाँ पे रुका हुआ है, तो वही हमने यहाँ पे निकाला परसेंटेज में। इसलिए यहाँ पे जैसे नीचे आते जाएंगे उसी तरह ऐड होता चला जाएगा। अब हमको यहाँ पे किसका निकालना है 1.18 का, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जितने हैं चाहे उसको ऐड कर दें या फिर इसमें इसको ऐड करके यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो 14.05 प्लस 3.35 आ गया 17.4। अगर हम यहाँ पे आगे करेंगे 600 माइक्रॉन का, तो यहाँ पे इस प्रकार मतलब कि 17.4 में 31.85 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 48.9। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ 40.9 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, आ जाएगा 81.9। इस प्रकार इसको हम ऐड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार हम दोस्तों यहाँ पे आगे पैन का नहीं लेते, क्योंकि यहाँ आगे पूरा करेंगे तो 100 हो जाएगा जो पैन में रुका हुआ है। तो यहाँ पे इस प्रकार हम कुमुलेटिव निकाल पाते हैं। अब बात क्या आती है यहाँ पे कि कितना परसेंट पास हुआ है। अब यहाँ पे जो रुका हुआ है इस पर इतना रुका हुआ है और पास कितना हुआ है, तो अगर हम इसको 100 में से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमको कितना पास हो गया वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा अगर 100 में से माइनस करेंगे तो 100 में से माइनस करेंगे 1.2 तो आएगा 19.80। फिर यहाँ पे ये वाला आ जाएगा 3.35। अगर 100 में से करेंगे तो आ जाएगा 96.65। फिर और अगर 100 में से 17.4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 82.60। यहाँ पे दोस्तों फिर अगर 100 में से 8.9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 51.10। इस प्रकार हमारा ये आ जाता है परसेंटेज ऑफ रिटेन। अब इसको हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, इस वाले को परसेंटेज ऑफ पासिंग को ऐड कर लेते हैं तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा 259.2। अब हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा फाइनेंस मॉडुलस। तो इस प्रकार हमारे यहाँ फाइनेंस मॉडुलस जो आता है वो आता है 2.59। इस प्रकार आपको समझ में आएगा कि हमारा फाइनेंस मॉडुलस किस प्रकार रुकता है। दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान देने वाली बात होती है वो आती है यहाँ पे हमारा टेबल बन रहा है, क्योंकि दोस्तों यहीं भी दिक्कत होती है, बच्चे यहीं पे समझ नहीं पाते किस प्रकार से हमारा टेबल बना। और दोस्तों इसका PDF डाउनलोड करके इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा कैसे हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। और आगे बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन क्या आते हैं। तो लिखा हुआ है दोस्तों हमारा क्वेश्चन है राइट द एडवांटेज ऑफ एडिशन ऑफ पोजोलाना एज एडमिक्सचर। हम पोजोलाना को एडमिक्सचर की तरह क्यों यूज करते हैं सीमेंट में, उसके बारे में हमको बात करना है। तो यहाँ पे आप देखिए आंसर चलते हैं। पोजोलाना इज आल्सो कॉल्ड सप्लीमेंट्री सीमेंटियस मटेरियल।
दोस्तों हम इसके बारे में जब पहले वीडियो बनाया तो पहले तो उसमें बात किए थे एससीएम्स क्या होते हैं, तो उसमें हमने इसको जाने की डिस्कस किया था। उसमें हम ये भी बात किया कि एससीएम क्या होता है। दोस्तों इसको हम क्या करते हैं, सीमेंट की तरह इसको हम सप्लीमेंट्री मानकर सीमेंट नहीं यूज करें तो उसको पुजाना भी यूज कर सकते हैं। आर मिनरल एडिटिव इज ए फाइनली ग्राउंड सिलिशियस मटेरियल। अब दोस्तों मिनरल एडिटिव क्या होता है, हम मैन्युफैक्चरिंग के समय जो कुछ पार्टिकल्स मिलाते हैं, जो मिनरल मिलाते हैं, उसको बोलते हैं मिनरल एडिटिव। और ये कौन सा होता है, ये महीन पीसा हुआ होता है किसका, सिलिशियस मटेरियल होता है, जिसको हम यूज करते हैं ग्राउंडिंग के समय या मैन्युफैक्चरिंग के समय। विच सच एज डू नॉट पॉसेस सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, इसमें कोई भी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी जर्मिनल प्रॉपर्टी नहीं होती स्वयं में इन देमसेल्फ, बट लेकिन जब रिएक्ट केमिकली विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन जब ये कैल्शियम हाइड्राइड से रिएक्ट कर लेते हैं तब इसमें आ जाती है। दिस मटेरियल इज ऑफन एडेड टू कंक्रीट टू मेक कंक्रीट मिक्सचर एज ए मोर इकोनॉमिकल। ये किसके लिए यूज किए जाते हैं कंक्रीट में, क्योंकि कंक्रीट में हम क्या करते हैं, इसको इकोनॉमिकल बना पाते हैं, उसकी परमेबिलिटी घट जाती है, कम हो जाती है, और इसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है, और अदर प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या हो जाती है, इन्फ्लुएंस होती है, जो आगे हम बात कर लेंगे, आगे पीछे बात करेंगे हम एडवांटेज में। फिर वही चीज़ फिर आ जाती है, पुजाना में एडेड टू कंक्रीट मिक्स रेदर देन ए सब्स्टिट्यूट फॉर ए पार्ट। ये केवल एक सीमेंट के लिए सब्स्टिट्यूशन ही नहीं है, ये क्या करती है, उसकी वर्केबिलिटी को भी इम्प्रूव करती है। हमको अच्छा सीमेंट, अच्छा वर्केबिलिटी वाला हमको कंक्रीट मिल पाता है, उसकी इम्पर्मेबिलिटी कम हो जाती है, और यहाँ पे केमिकल अटैक से उसमें रजिस्ट करने की क्षमता आ जाती है। और अगर बात करें तो ओवरऑल इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द एग्रीगेट यूज इन कंक्रीट, और यहाँ पे जो पूरा हमको इफेक्ट मिलता है, ओवरऑल इफेक्ट अगर बात करें तो उसके एग्रीगेट हम कौन सा यूज करें उस पर भी निर्भर करता है। जैसे यहाँ बात करते हैं द एग्रीगेट डिफिशिएंट इन द फाइन मटेरियल, ये उसमें क्या होता है कि एग्रीगेट में जो फाइन मटेरियल है उसकी कमी है तो क्या होगा, ये अच्छा रिजल्ट देगा। और सम पोर्स रिड्यूस द एक्सपेंशन कार्ड बाय द एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन एंड एल्कली सिलिका रिएक्टिविटी। अगर कुछ फोर्स क्या होते हैं उसमें जो एक्सपेंशन हमें घट जाते हैं, एक्सपेंशन के कारण जो है घट जाते हैं। अब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या उनसे रिएक्शन होती है, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन होती है और एल्कली सिलिका रिएक्टिविटी होती है। ये दोस्तों दो रिएक्शन होती हैं, आप इसको बुक में प्रीफर कर सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब यहाँ बात आती है 10, इसलिए सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ टेंड थ्रो। यहाँ दोस्तों इस फिल्म थोड़ी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, कोई वीडियो बनाना, फिर वीडियो बनाना, फिर आपके लिए अपलोड करना, क्योंकि हम आपकी सहायता चाहते हैं और आप हमारी सहायता नहीं चाहते, क्योंकि नहीं तो आप अपनी कमेंट कर देते, कमेंट जरूर करते, वीडियो को जरूर शेयर करते हैं। यहाँ पे आ जाता है थ्रो, UGH पुजलाना और फॉलोइंग। अब यहाँ बात आती है इम्प्रूव द वर्केबिलिटी विद द लेसर अमाउंट ऑफ वाटर। अब क्या करता है, हम इसमें कम से कम वाटर यूज करके हम उसकी सीमेंट की या फिर कंक्रीट की वर्केबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं। अब ये लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड थर्मल श्रिंकेज, इसमें क्या होता है, जो स्मीर श्रिंकेज मतलब कि जो स्मीर प्रसार या फिर स्मीर संकुचन होता है वो भी कम होता है, और यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन भी क्या होता है, कम होती है कंपेयर टू अदर सीमेंट में। अब बात आती है यहाँ पे 3 में इम्प्रूव रेजिस्टेंट टू अटैक फ्रॉम द साल्ट एंड सल्फेट फ्रॉम सॉयल एंड सी वाटर। अगर हम इसको सी वाटर में यूज कर रहे हैं तभी हमको रेजिस्टेंट मिल जाएगा, केमिकल अटैक से बचा देगा। हम इसको अगर साल्ट या सल्फेट से भी हमको ये बचाता है क्या, हमारा पोजलाना। रिड्यूस सक्सिबिलिटी टू डिजॉल्व, हम यहाँ पे अगर किसी चीज़ में डिजॉल्व होने की जो सक्सिबिलिटी है, संवेदनशीलता को घटा देती है। और लीचिंग ऑफ कैल्शियम हाइड्राइड, अब ये उसमें क्या है, कैल्शियम हाइड्राइड को लीच करती है, मतलब उसको धुल देती है, बाहर कर देती है। 5 हमारा रिड्यूस परमेबिलिटी भी घट जाती है, और लोअर काट हमको जो काट होती है वो लोअर मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हमको एडवांटेज होती है किसकी, यहाँ पे पोजलाना की। अगर हम आगे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का भी, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल मेटाकॉइलिन ऑन कंक्रीट प्रॉपर्टीज। अब ये क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है और इसके साथ से इफेक्ट करती है, हम सारी चीज़ें बात करेंगे दोस्तों। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कम सुनते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इस पेपर को सॉल्व कराऊँ ताकि जो भी क्वेश्चन हम लोग से छूटे रह जाते हैं पेपर टाइम में वो भी हमको पता चल जाए और उसका आंसर पता चल जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमको पता तो हो जाता है क्वेश्चन ये आया था लेकिन उसका आंसर नहीं पता चल पाता, तो इस कारण हम उसको टच भी नहीं करते, पढ़ते भी नहीं। तो इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। हम बात करते हैं मेटाकॉइलिन इज प्रिपेयर्ड बाई कैल्सिनेशन ऑफ केओलिन। दोस्तों केओलिन क्या है, ये क्ले मटेरियल है। क्ले मटेरियल आप क्ले भी आसानी से जानते होंगे, जो हमारे सवाल में पढ़े हैं। इट एट टेम्परेचर ऑफ 650 to 800 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको कैल्सिनेशन से, क्ले मटेरियल के कैल्सिनेशन से इसको निस्तापित करके हम मेटाकॉइलिन को बनाते हैं। और जो निस्तापित करने का तापमान है, मतलब कैल्सिनेशन का जो टेम्परेचर वो कितना होता है, 650 to 800 डिग्री सेंटीग्रेड। इट हैज पोजलानिक प्रॉपर्टी, इसमें पोजलानिक प्रॉपर्टी मतलब क्या है, तो उसमें जो सीमेंटी प्रॉपर्टी होती है वो सीमेंट मतलब जमता भी है। ड्यू टू हैविंग पोजलानिक प्रॉपर्टीज इट इज यूज्ड एज एन एडमिक्सचर एज एन पार्टिकल रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट इन HSC। अब यहाँ पे बात आती है, हम इसको एडमिक्सचर की तरफ यूज करते हैं और सीमेंट को रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, किससे, यहाँ पे मेटाकॉइलिन से। और हम किस में करते हैं इसको, अधिकतर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में हम इसका काम करते हैं। इट इज ए पाउडर फॉर्म, ये पाउडर फॉर्म होता है ऑफ मटेरियल ऑफ वाइट और ग्रे कलर हैविंग फाइनेस ऑफ 700 to 900 मीटर स्क्वायर पर kg। ये भी दोस्तों फाइनेस भी यहाँ पे देखिए अच्छी खासी है।
कितना है दोस्तों 700 to 1900 मीटर स्क्वायर पर केजी। अगर इसकी स्पेसिफिसिटी की बात करें तो ये 2.50 है, और स्पेसिफिक सरफेस बात करें तो यहाँ पे है 8.8 to 15 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो ये दोस्तों यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। इसके एडवांटेज भी देख लेते हैं क्या होती है। एडवांटेज ऑफ मेटाकोलिन इन कंक्रीट, इसको हम क्या क्या यूज करते हैं। पहला बात आता है इट रिड्यूस द साइज ऑफ पोर्स इन सीमेंट पेस्ट बाय ट्रांसफॉर्मिंग फाइनर पार्टिकल इनटू डिसकंटिन्यूअस पोर्स। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, देखिए अब बात करिए पोर साइज को घटा देता है। क्यों किया गया होता है ट्रांसफॉर्मिंग फाइनर पार्टिकल, क्योंकि सीमेंट पेस्ट को क्या होता है छोटे पार्टिकल में इसको डिसकंटिन्यूअस पोर्स में यहाँ पे तब्दील कर देता है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे कोई है पोर्स है, अब यहाँ पे इसका क्या है पोर्स साइज बड़ा है, लेकिन अगर हम इसी को छोटे छोटे तोड़ दें, मान लीजिए यहाँ पे वॉल्यूम इतना ही रहे लेकिन इसका छोटे छोटे तोड़ दें तो क्या होगा, इसका जो पोर्स साइज है कम हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये पोर्स को घटा देती है, साइज को घटा देता है। इट इंक्रीज द कंप्रेसिव एंड फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ, इसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ को ही यहाँ पे बढ़ाता है। अब फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ क्या होती है दोस्तों, अब इसको प्रीफर कर सकते बुक में, या फिर हम आगे आने वाले पेपर जो सॉल्व करेंगे उसमें हम आपको एक क्वेश्चन भी आया है फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ के बारे में टिप्पणी लिखने का, उसको हम बात करेंगे। थर्ड हमारा आता है इट रिड्यूस इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कंक्रीट पॉइंट, इसमें क्या होता है फ्लोरेसेंस जो होता है कंक्रीट में उसको भी ये कम करता है। इट इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के ड्यूरेबिलिटी मतलब टिकाऊपन को बढ़ाता है। एक्सेलरेट इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के इनिशियल सेटिंग टाइम को त्वरित करते हुए जल्दी जमने देता है। क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर कैन बी रिड्यूस्ड सेफली, यहाँ पे हम इसको जो मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर उसका इतना क्रॉस सेक्शन एरिया है, मान लीजिए 3 मीटर है, सॉरी ये 2 मीटर या 3 मीटर है, कुछ भी हो सकता है। क्रॉस सेक्शन एरिया दोस्तों मीटर में तो नहीं होगा और कभी होगा, मान लो 20 mm है, ये 30 mm है। अब इससे हम कम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अमाउंट ऑफ कंक्रीट यूज इज रिड्यूस, जो हम इसमें कंक्रीट यूज करें उसको हम घटा सकते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो हम इसको हो सकता है 15 बाई यहाँ पे 20 यूज कर लें, ये हम इसको घटा सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया जब हम घटाएंगे एरिया तो क्या होगा, हमारी रिड्यूस हमारी जो कंक्रीट है वो भी बच पाएगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। इको फ्रेंडली बाय रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, इसमें हमारा क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी कम होता है और इको फ्रेंडली होता है। रिड्यूस हीट ऑफ हाइड्रेशन लीडिंग ऑफ श्रिंकेज एंड क्रैक कंट्रोल, इसके द्वारा हम क्या करते हैं श्रिंकेज जो हमारी होती है या फिर कहें हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है वो कम होता है, घट जाता है, जिसके कारण वो श्रिंकेज और क्रैक कंट्रोल को हो जाता है। श्रिंकेज कम होता है, उसमें जो क्रैक होते हैं उसको भी हम कंट्रोल कर पाते हैं। इसका हम इसका यूज देखें तो डैम में यूज होता है, ब्रिज में यूज हो जाता है, मास कंक्रीटिंग में यूज होता है, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर में यूज हो जाता है, और हाई राइज बिल्डिंग हो गई। ऑफशोर मतलब दोस्तों जो हम समुद्र के तट के या तट के किनारे जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें भी हो जाता है, और न्यूक्लियर पावर स्टेशन में हम इसका यूज करते हैं, किसका मेटाकोइलिन का। ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इसकी पीडीएफ आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आसानी से आपको वहाँ पे 2 प्रीवियस ईयर पेपर और 1 सैम्पल पेपर आपको सॉल्व मिल जाएंगे, जबकि आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं एग्जाम देने से पहले और अधिक से अधिक मार्क्स गेन कर पाएंगे। अब बात करें दोस्तों क्वेश्चन 5A, व्हाट डाटा रिक्वायर्ड फॉर मिक्स प्रोपोर्शनिंग एंड एक्सप्लेन टारगेट मीन स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि हमारा क्या है मिक्स प्रोपोर्शनिंग में कौन कौन सा डाटा रिक्वायर्ड होता है हमको उसको डिजाइन करने के लिए, और उसका टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या होती है उसको भी हमको बताना है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा यहाँ इसी पेपर में रिपीट हो गया। आप पिछले वीडियो में देखे होंगे, यहाँ पे हमने बात की था फैक्टर्स अफेक्टिंग द मिक्स डिजाइन, बिल्कुल वही चीज़ है जो यहाँ पे फैक्टर डिपेंड करते हैं मिक्स डिजाइनिंग में, वही चीज़ हमारा यहाँ पे डाटा रिक्वायर भी होता है कि हमको उस चीज़ को कितना रखना है। तो यहाँ पे बात करते हैं IS 10-6-2009 द फॉलोइंग डाटा रिक्वायर्ड फॉर मिक्स प्रोपोर्शनिंग ऑफ अ पार्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अगर हमको किसी एक पार्टिकुलर ग्रेड कंक्रीट चाहिए, उसका प्रोपोर्शनिंग करना है, तो ये चीज़ें हमको डाटा चाहिए। पहला क्या है ग्रेड डिजाइनेशन, हमको कितने ग्रेड की कंक्रीट चाहिए, सीमेंट का हमको कौन सा यूज करना है, और क्या है हम किस प्रकार के या किस साइज का हम एग्रीगेट यूज करने वाले हैं, उसकी मैक्सिमम साइज क्या है, मिनिमम वाटर सीमेंट कितना हमको रखना है, और मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो हो गया, और मिनिमम सीमेंट कंटेंट उसमें कितना सीमेंट रखना है, और उसमें सीमेंट रेशियो भी कितना रखना है, वर्केबिलिटी हमको कितना चाहिए, इसके लिए क्या होना चाहिए, हमको कौन सा ट्रांसपोर्टिंग मेथड यूज कर रहे हैं, या फिर उसमें प्लेस कौन सा कर रहे हैं, प्लेस किस मेथड से कर रहे हैं, कहीं पंपिंग तो नहीं कर रहे हैं। अगर पंपिंग कर रहे होंगे तो वर्केबिलिटी हमको ज़्यादा चाहिए, और उस तरह से प्लेस कर रहे हैं तो वर्केबिलिटी कम रहेगी तभी चल जाएगा। हम कौन सा वाइब्रेटर यूज करें, वो सारी चीज़ें यहाँ पर वर्केबिलिटी इसीलिए डिपेंड करती है कि वाइब्रेटर कौन सा यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, प्लेसिंग मेथड कौन सा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। एक्सपोजर कंडीशन कैसा है, जी हाँ दोस्तों आप किस कंडीशन में उसका यूज करने वाले हैं, कंडीशन वेरी सेवर तो नहीं है, मॉडरेट तो नहीं है, या फिर माइल्ड सेवर है, माइल्ड एक्सपोजर है। तो इस बार से आपको टेबल यहाँ पे देख सकते हैं किस एक्सपोजर के लिए क्या क्या हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख पाएंगे। 8वां बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग, जब हम इस कंक्रीट को प्लेस कर रहे हैं, जिस साइड पर प्लेस कर रहे हैं उस समय उसका टेम्परेचर क्या है साइड का, वो भी हमें डिपेंड करता है, और इसलिए हमको वो टेम्परेचर ज़रूरत भी पड़ती है। मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एंड प्लेसिंग, जैसे मैंने आपको दोस्तों बता चुका क्यों ज़रूरत पड़ती है। अर्ली एज स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट इफ़ रिक्वायर्ड, हमको जल्द ही या फिर जल्द से जल्द कितनी स्ट्रेंथ कुछ दिनों हमको पा लेनी है, वो सारी चीज़ें।
कौन एग्रीगेट किस टाइप का यूज करने वाले हैं, मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट कितना, मतलब कि अधिकतम कितना सीमेंट हम यूज करना चाहते हैं, फिर हम किस प्रकार का एडमिक्सचर यूज करना चाहते हैं और कौन सा कंडीशन है इसके यूज करने के लिए, मतलब कि वर्केबिलिटी के लिए यूज कर रहे हैं कि एयर एंटेनिंग है कि और सल्फेट स्टिंग एडमिक्सचर यूज कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखनी होती है। इस तरह दोस्तों कुछ हमारे फैक्टर्स हो जाते हैं जो हमको डिपेंड करती है जो डाटा रिक्वायर होता है हमको मिस प्रोसेसिंग के लिए। अगला दोस्तों इसी में क्वेश्चन था हमारा कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या होता है, तो इसकी हम बात करें तो इट इज द स्ट्रेंथ फॉर व्हिच डिजाइन अ कंक्रीट गिव ए करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एट द प्लेस। जी हाँ दोस्तों, करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ वो होती है जो हमको साइड पर रिक्वायर होती है, मतलब कि करेक्टरिस्टिक्स दोस्तों बनता नहीं जल्दी से, करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ वो होती है जो हमको प्लेस पे ज़रूरत होती है। लेकिन आप सोचिए अगर हम केवल करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लैब में डिजाइन करें, क्योंकि अगर लैब में डिजाइन कर दिए उसको मिल गया, लेकिन हमारा क्या है कि जब हम प्लेस पे ले जाते हैं तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल मान सकते हैं या फिर उतना लैब जैसा इन्वायरमेंट वहाँ पर नहीं मिलता, जिसके उसकी जो होती है स्ट्रेंथ कम हो जाती है या फिर कहीं कम हो जाती है, कोई ना कोई डिफरेंट हो जाती है। तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स वो होती है जिसमें हमारा जो हमारी डिजाइन किया कैंडिडेट उसका कम से कम 95% स्ट्रेंथ हमको प्लेस पर या फिर साइड पर दे पाए, तो हमारी क्या होती है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है। अब इसको डिजाइन करने के लिए हमको कम से कम ये स्ट्रेंथ मिले, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं टारगेट स्ट्रेंथ, उसके लिए हम टारगेट मीन स्ट्रेंथ उसके पे डिफाइन करते हैं। इस स्ट्रेंथ पर हम क्या करते हैं कंक्रीट को मैन्युफैक्चर करते हैं ताकि हमको प्लेस पर इतना मिल पाए। तो ऑब्वियस है अगर हमको इतना चाहिए तो हमको अधिक से अधिक उसको स्ट्रेंथ दे करके बनाना चाहिए। तो वही चीज़ है टारगेट मीन स्ट्रेंथ इज ऑलवेज मोर देन करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। हमेशा जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ है वो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे बात आती है द मेन टारगेट स्ट्रेंथ, जैसे हम बोलते हैं मेन टारगेट स्ट्रेंथ मतलब कि इसको हम डिनोट कर रहे हैं FT से, टारगेट स्ट्रेंथ इज डिटरमाइंड फ्रॉम द स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज। FT इक्वल टू FCK प्लस 1.65S। अब यहाँ पे दोस्तों FT क्या है, यहाँ पे इसको हम FT लिख सकते हैं या फिर इसको FM भी लिख देते हैं कहीं कहीं पे। तो यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूजन मत होइए कि यहाँ पे FT या फिर FM वही है। यहाँ क्या है टारगेट मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। और FCK क्या है दोस्तों करेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट 28 डेज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे तो इतना हो गया, अब इसमें हमको इतना ऐड भी करना है तो ऑब्वियस है कि हमको ज़्यादा मिलेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये होता है और यहाँ पे 1.65 एक कांस्टेंट होता है। अब ये यहाँ पे बात होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है दोस्तों, अलग अलग ग्रेड कंक्रीट के लिए अलग अलग है। जैसे यहाँ पे M10 और M50 के लिए कितना है 3.5 और M20 और M35 के लिए हमारा 4 है। M30 M35 M40 इसके ऊपर जितने भी होते हैं उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कितना लेते हैं 5 लेते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हम क्या करते हैं टारगेट मीन स्ट्रेंथ हमारा ये हो जाता है और इस प्रकार से हमको डाटा रिक्वायर होता है किसके लिए, हमको किसी मिस प्रोसेसिंग को करने के लिए। दोस्तों टाइम ज़्यादा हो रहा है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 में इसके लिए। अभी हमारे कुछ क्वेश्चन बाकी हुए हैं उसको भी हम अगले वीडियो में सॉल्व कर देंगे। इस प्रकार हमारा A1 एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व हो जाएगा, फिर हम चलेंगे सेकेंड वाले प्रीवियस ईयर पेपर पर। उसके बाद हम चलते हैं एक सिंपल पेपर सॉल्व करेंगे इसी प्रकार से वीडियो की सहायता से, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को नीचे से डाउनलोड कर चुके होंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।